नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको अपराध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अब से करीब 20 साल पहले महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कि पुलिस कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक सलाखों के पीछे पहुंच गए थे और कई राजनेता भी जेल जाने की कगार पर थे। ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की, जिसने करोड़ों का फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाला किया। उसका ये घोटाला तेलगी घोटाले के नाम से चर्चित हुआ और इस घोटाले का भंडाफोड़ किया था एक पत्रकार ने। इस घोटाले की जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी सुबोध जायसवाल के नेतृत्व में। सुबोध जायसवाल वही शख्स हैं जो हाल ही में सीबीआई के प्रमुख के पद से रिटायर हुए। पहले वो महाराष्ट्र पुलिस में थे और उस रिपोर्ट में तमाम पुलिस कर्मियों के, पुलिस अधिकारियों के काले कारनामे दर्ज थे। रिपोर्ट कहीं दब जाती अगर संजय सिंह नाम के एक पत्रकार उसको लीक ना करते, उसका खुलासा ना करते। उन्होंने इसी पर एक कहानी भी लिखी, एक किताब भी लिखी, तेलगी स्कैम, एक रिपोर्टर की डायरी। और उसी किताब पर अब हंसल मेहता ने एक फिल्म बनाई है, स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। तो वही संजय सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। संजय सिंह मेरे वरिष्ठ हैं, मुझसे पत्रकारिता में कई साल वरिष्ठ है ये। मैंने इनसे काफी कुछ सीखा है और जब ये तेलगी घोटाले में गिरफ्तारियों का दौर चल रहा था तो हम लोग साथ ही में रिपोर्टिंग करते थे। एक वक्त में हमारा रोज सुबह और शाम की चाय एक साथ ही हुआ करती थी। और संजय जी, जैसे अब मैं किताबें लिखता हूँ, संजय जी ने भी किताबें लिखनी शुरू की हैं, एक के बाद एक इनकी किताबें आ रही है। और मैं कहूंगा कि मुझसे पहले ही संजय जी लेखक बन गए थे। जब ये तेलगी घोटाला सामने आया था तो उस वक्त इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर तेलगी पर डायरी लिखी थी, किताब लिखी थी, तेलगी स्कैम, एक रिपोर्टर पर डायरी। तो इन्हीं से बात करते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो संक्षेप में आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये आखिर तेलगी घोटाला है क्या? किस तरह से अब्दुल करीम तेलगी ने फर्जीवाड़ा करके करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया? देखिए, तेलगी घोटाले के बारे में पहले तेलगी का जो जीवन है उसको समझने की जरूरत है। मैं संक्षेप में अगर बताऊंगा कि एक कर्नाटक के बेलगांव के करीब एक खानापुर नाम की छोटी सी जगह है जहां पर एक परिवार रहता है जिसमें अब्दुल करीम तेलगी उस परिवार का हिस्सा है। उसके पिताजी जल्दी देहांत हो जाता है। उसके बाद सारे परिवार की जिम्मेदारी उस पर आती है। पढ़ाई करता है, रेलवे स्टेशन पे काम भी किया करता है और उसके बाद में पढ़ाई करने के बाद वो मुंबई आता है। मुंबई आने के बाद में गल्फ में जाता है, नौकरी करता है, उसका मन वहां नहीं लगता है, वापस लौट कर आता है। यहाँ पे उस जमाने में एक अलग टाइप का फ्रॉड चलता था, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी जो लेबर या मजदूर क्लास के लोग विदेशों में जाते थे काम करने के लिए, उनके लिए उस टाइम की जरूरत होती थी। वो फ्रॉड किया। वो फ्रॉड करने के चक्कर में वो जो था वो जेल में चला गया और जेल में उसकी मुलाकात एक राम रतन सोनी नाम के आदमी से होती है जो शेयर मार्केट के घोटाले के संदर्भ में अंदर था। और वहां से वो गुर सीख कर आता है। जब बाहर आता है तो उसके पास सारा एक ब्लूप्रिंट मौजूद होता है कि क्या स्कैम है, कैसे करना है। और उसके बाद वो ऐसे काम करता है जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। बहुत सारे हमने स्कैम देखे होंगे, काउंटरफीटर के बारे में सुना होगा, लेकिन तेलगी का जो स्टैम्प था या तेलगी के जो पेपर थे वो किसी भी तरह से नकली साबित नहीं हो पाते थे। उसने ये किया कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो नासिक में है, यहाँ पर स्टैम्प पेपर वगैरह छपते हैं, वहाँ के जो अधिकारियों को अपने साथ मिली भगत कर ली। और वो मिली भगत करने के बाद उसने अधिकारियों को कहा कि जो मशीन होती है जिस पर छपता है, प्रिंटिंग मशीन, उसको बेच दे सरकार से बोल के कि कबाड़ में बेच दे। और कबाड़ में उसने बिकवाया और ऑक्शन में खुद ही उसने खरीद ली। और दरअसल में नियम ये था कि इन मशीनों को तोड़कर बेचना चाहिए, डिसमेंटल करके बेचना चाहिए, लेकिन तेलगी ने इसको ऐसे ही बिना डिसमेंटल किए हासिल कर लिया और उन्हीं मशीनों पर वो छापता था पूरा का पूरा अपना। ये तो तेलगी के स्टैम्प, बस असली सरकारी जो स्टैम्प थे दोनों के बीच में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। धीरे धीरे उसने अपना जो साम्राज्य था वो पूरे देश में फैलाया। 16 से 17 राज्यों में उसका साम्राज्य फैला था। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। उसने करोड़ों के तादाद में उसने स्टैम्प पेपर छापे और देश भर में अलग अलग गोडाउन में जमा करके उसने उसको रखा था। और ऐसे एक वेरी वेल ऑयल्ड मशीन थी तेलगी की। मतलब ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा था, उसके पास 200 से 300 लोग काम करते थे जो मार्केटिंग का देखते थे, जिसमें MBA, M.Com और B.Com पढ़े हुए लोग भी उसके अंदर शामिल थे, CA वगैरह थे। तो वेल ऑयल मशीन की तरह उसका सारा कारोबार चल रहा था। इतना बड़ा जो स्कैम होता है और बिना कहीं भी एक लोकल अंडरवर्ल्ड, लोकल पुलिस या लोकल पॉलिटिशियन की मदद से नहीं चलता। तो उसने
हर जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अपने अपने जो गुट बनाए हैं, लोकल पॉलिटिशियन, लोकल अंडरवर्ल्ड और लोकल पुलिस वालों को अपने साथ में सेट किया। मैं यहाँ तक आपको बता दूं कि तत्कालीन गृह मंत्री एल.के. अडवाणी ने तब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को एक पत्र लिख के ये भी कहा था, और पत्र में लिखा था कि तेलगी के दाऊद इब्राहिम गैंग तक से संबंध है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े तौर पर उसने धीरे धीरे करके अपना जो साम्राज्य था वो फैला लिया था। संजय जी, इस मामले में कई बड़े पुलिस अधिकारी भी जो है गिरफ्तार हुए, यहाँ तक कि उस वक्त के जो गृह मंत्री थे उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, छगन भुजबल के ऊपर, और उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपने इस घोटाले का पर्दाफाश किस तरह से किया और उसके बाद आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरह की धमकियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, हुआ ये था कि तेलगी जब गिरफ्तार हुआ था कर्नाटक की जेल में बंद था, और कर्नाटक की जेल में पुणे पुलिस का एक अधिकारी जांच के बहाने उससे मिलने जाता है, लेकिन जांच होने के बजाय तेलगी उसको अपने साथ मिला लेता है और पुणे पुलिस की एक टीम के साथ में मिलकर अपना जो स्कैम है उसको बदस्तूर जारी रखता है। उसके बाद में जब उसकी कस्टडी मुंबई पुलिस को मिलती है तो लगभग मुंबई पुलिस का भी जो जांच अधिकारी था वो उसके अपने साथ मिला लेता, पुलिस अधिकारी को टीम के साथ अपने साथ मिला के पूरा का पूरा स्कैम जारी रखता। तो इस दौरान हुआ यह था कि पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने दूसरे कमिश्नर के ऊपर तत्कालीन आर.एस. शर्मा पे आरोप लगाए थे, जिसके बाद में काफी विवाद हुआ। तो सरकार की तरफ से एक एसआईटी गठित की गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसका काम था कि ये जो जांच या आरोप लगाए हैं पुलिस वाले ने, एक पुलिस वाले एस.एम. मुशर्रफ ने जो आरोप लगाए थे दूसरे पुलिस वालों पे कि भाई उनकी तेलगी से मिली भगत है, उसकी जांच करे। उस जांच की टीम के जो हेड थे वो थे सुबोध जायसवाल। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी और रिपोर्ट थी उन्होंने सरकार के पास सौंपी थी। अब जो पूरा गेम प्लान जब था सरकार के लेवल पे ये था कि वो रिपोर्ट को दबा दिया जाए और रिपोर्ट कभी भी सामने नहीं आ पाती। तो मेरे पास वो रिपोर्ट आई थी, सबसे पहले उस रिपोर्ट का मैंने पर्दाफाश किया, तो जिसमें बताया गया था कि किस तरह से अलग अलग पुलिस वाले थे जिन लोगों ने इसमें शामिल थे, किसका रोल क्या था, और यहाँ तक कि लोअर रैंक के पुलिस इंस्पेक्टर से लेवल से लेके कमिश्नर तक के लेवल जो थे वो एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन के दोषी पाए गए थे। तो वो जो रिपोर्ट हमने उजागर की तब घोटाला सामने आया। उसके बाद मैंने भी जब सारी रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि तेलगी का असल में सारी जगह फैला था। इसके पहले था कि छिटपुट हम समझते थे, लेकिन उसके जो तमाम सारे घोटालों को हमने एक साथ जब कंपाइल किया तो पता चला कि भाई कितने सारे राज्यों में कहाँ तक फैला हुआ था। और जो रिपोर्ट थी वो सुबोध जायसवाल की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को बाद में सरकार ने रफा दफा करते हुए जो तत्कालीन कमिश्नर थे आर.एस. शर्मा, उनको क्लीन चिट भी दे दी थी। लेकिन उसके बाद हमने एक और रिपोर्ट ढूंढ के निकाली जिसमें यह था कि सरकार ने ना सिर्फ सुबोध जायसवाल, लेकिन सुबोध जायसवाल के एक वरिष्ठ अधिकारी थे जो एडिशनल डीजीपी ओपी बाली थे, उनकी भी उसमें जो पुलिस अधिकारी जो थे सीनियर, खासकर आर.एस. शर्मा तत्कालीन पुलिस कमिश्नर को एक्ट ऑफ कमीशन ओमिशन का दोषी पाया गया था। तो वो रिपोर्ट हमने उजागर की। इसके अलावा एक और जो पूरी रिपोर्ट का कारनामा था वो उजागर किया था कि तेलगी मुंबई पुलिस की कस्टडी में था, 80 दिनों से ज्यादा पुलिस कस्टडी में था, लेकिन एक भी दिन उसको लॉकअप में नहीं रहना पड़ा। सायन के होटल आश्रय में उसको ठहराया जाता था। वो कोलाबा के अपने घर पे जब चाहता मर्जी से आता जाता, अपने लोगों से मिलता, मीटिंग वगैरह करता। तो एक बार ये हुआ कि सुबोध जायसवाल और कर्नाटक की एसआईटी की टीम ने मिलकर एक बार कोलाबा के फ्लैट पर जब छापा मारा तो बहुत सरप्राइज हुए वो कि तेलगी जिसको लॉकअप में होना चाहिए तो अपने घर पे आराम से बैठा है, चाय बिस्किट का सेवन कर रहा है, उसके नौकर उसकी सेवा कर रहे हैं, पुलिस वाले वहां पे सोए पड़े। फिर वो भी जो रिपोर्ट थी हमने किया, तो एक एक करके सारी रिपोर्ट आगे आते गई और उसके बाद मेरी रिपोर्ट को आधार बना के अन्ना हजारे जो समाजसेवी थे उन्होंने और एक दो लोगों ने PIL फाइल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके बाद में अदालत ने, हाईकोर्ट ने उसकी मॉनिटरिंग शुरू की। SIT का प्रमुख एक नए सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर को बनाया गया, SS पुरी को, गिरफ्तारी शुरू हुई। तकरीबन 12 पुलिस अधिकारी जो थे, सीनियर अधिकारी गिरफ्तार हुए, जिसमें कमिश्नर लेवल का अधिकारी था, ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम थे, DCP था और उसके ACP उसके नीचे के लेवल थे। 2 MLA अरेस्ट हुए थे, एक महाराष्ट्र के अनिल गोटे हुए थे और आंध्र प्रदेश के कृष्णा यादव उसमें गिरफ्तार हुए थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छगन भुजबल की कुर्सी भी गई थी, काफी विवादों के घेरे में आई थी। आखिरकार उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था।